हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल एंड एंजॉइंग दिस टाइम। सो दोस्तों, जैसा कि अभी रिसेंटली में एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि 3 जनवरी को हेल्ड किया गया था। ओके दोस्तों, बट रिजल्ट बस जिस दिन पेपर के आने के बाद 2 दिन आंसर की भी आ गई थी, और आंसर की आने के बाद बहुत सारे डाउट्स भी बने हैं कैंडिडेट्स को। तो हम उन डाउट्स को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया गया है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी इस समय माइंड में जो भी डाउट्स चल रहे हैं, सभी डाउट्स को क्लियर किया गया है। ठीक है, सभी डाउट्स को नज़दीक से देखने की कोशिश की गई है कि उन डाउट्स एक्चुअली में हैं भी नहीं, जो हम लोग सोच रहे हैं वैसा होगा या भी नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग अगर कुछ छोटे छोटे कुछ फेजेज की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एसएसबी जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कितने फेजेज में ये एग्जाम होने वाला था। आई मीन जो फाइनल यानी कि इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक हम लोगों को किन किन फेजों से हम लोगों को सामना करना पड़ता। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा से समझते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं, यस, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो इसका जो फर्स्ट फेज़ था, जो इसका फर्स्ट फेज़ था, उसमें क्या था? पीएसटी एंड पेट। पीएसटी एंड पेट जो कि हमारा ये फर्स्ट फेज़ था। थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा से आइडिया की बात करते हैं, तो जो एसएसबी का जो पीएसटी एंड पेट, ओके, वो हुआ था समथिंग 2019 में हेल्ड किया गया था। ओके, आज से समथिंग 1 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और रिटर्न एग्जाम अब करवा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके हम लोग पीएसटी एंड पेट की बात करते हैं। तो जैसा कि पीएसटी नॉर्मल हर जगह पे होता है, किसमें जो भी हाइट मेजरमेंट, ठीक है, तो फॉर्म तो बहुत सारा अप्लाई हुआ था, बट क्या है कि अगर हम लोग पीएसटी में बात करते, क्योंकि पहले पीएसटी हुआ था और पेट में हम लोगों की क्या थी? रनिंग थी। ठीक है, रनिंग थी। तो दोस्तों हम लोग अगर इसमें बात करते तो पीएसटी में जो कैंडिडेट्स आए थे, तो जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था स्टार्टिंग में, भाई सभी कैंडिडेट्स गए थे अपना जो भी पीएसटी पेट देने, क्योंकि इसका जो फर्स्ट फेज था। तो दोस्तों उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो हाइट की थी, और हाइट के बाद जो चेस्ट की थी। तो अगर हम लोग बात करते हैं जो पीएसटी है, तो इसमें कुछ बच्चे हाइट से बाहर हुए थे। ठीक है, कुछ बच्चे तो आपके इसमें हाइट से बाहर हुए थे, क्योंकि हाइट से बाहर कुछ ही बच्चे हुए थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइट की रिक्वायरमेंट थी नहीं। 165 टू 166 हाइट जनरली सबकी होती ही मैक्सिमम। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, बट वहीं पे हम लोग अगर पेट की बात करें, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो पेट में रनिंग करवाई गई थी, और रनिंग काफ़ी टफ रनिंग थी, जिसमें से हमको दौड़ाया गया था 3200 मीटर की रनिंग थी, और टाइम मिला था 14 मिनट का। तो दोस्तों ये रनिंग सबसे पहली चीज़ इतनी आसान भी नहीं होती। ठीक है, अगर जिसने प्रैक्टिस किया होगा तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं थी, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो मैक्सिमम बच्चे रनिंग से आउट हुए थे। तो सबसे पहला ये तो हमारा रहा फर्स्ट पेज। ठीक है, जिसमें पीएसटी एंड पेट में करवाया गया था। अगर हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा आइडिया निकालते हैं, अगर 100% बच्चे गए थे, तो 100 में से बच्चों के जो पास होने की जो एक तरह से हम लोग अगर जस्ट आइडिया लगाते हैं, तो 100 बच्चों में से, जैसा कि अगर आप आपके 100 बैच का, अगर 100 स्टूडेंट का बैच दौड़ाया जा रहा होगा, तो 100 में से रिक्वायरमेंट थी यहाँ की आपकी 70 बच्चे ही क्वालिफाइड कर रहे थे ये रनिंग में। ठीक है, रेस में क्वालिफाइड कर रहे थे, और 30 स्टूडेंट आपके फेल हो जा रहे थे। आई मीन 100 में 70 बच्चे पास हो रहे थे एंड 30% बच्चे फेल हो रहे थे। ठीक है, तो आपकी एक ये रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, वहाँ से जो बच्चे पास होके आए, उनका जो बाद में फिर से अगेन उनका जो चेस्ट वगैरह हुआ था। ठीक है, पहले तो आपकी हाइट हुई थी, फिर बाद में रनिंग के आफ्टर में क्या हुआ था, फिर वो सब प्रोसेस करवाया गया था, या मीन चेस्ट वगैरह। तो चेस्ट में बच्चे बहुत ही कम बाहर हुए थे। तो आई होप ये तो हम तो बच्चों की रिक्वायरमेंट कितनी बची? 30% बच्चे रनिंग से ही बाहर हो गए। अब 70% बच्चे बचते हैं। ठीक है, तो अब जब 70% बच्चे बचते हैं, तो अब इन लोगों के लिए क्या होता है? इन लोगों के रिटन एग्ज़ाम के लिए सबसे पहली चीज़ कि स्टार्टिंग में फरवरी में पेपर था, तो फरवरी में पेपर के बाद
सबको ये था कि 1-2 महीने बाद पेपर एग्जाम करवाएगा, ठीक है। तो बच्चों ने स्टार्टिंग में उस समय सब तैयारी चालू कर दिए थे जिन लोगों का पेट पीएचडी क्वालिफाइड हुआ था, बट एग्जाम हुआ नहीं। रीजन क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स रही हों, क्योंकि फिर आ गया 2009 में दिसंबर वगैरह में कोविड-19 के आ जाने की वजह से सब डिले हो गया। फिर डिले हो जाने के बाद फिर उधर 1 साल का टाइम इधर हो गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद भी कुछ संभावनाएं नहीं थी, पॉसिबिलिटी कि एग्ज़ाम हमारा होगा ही, ठीक है। बट जब एएसआई का एग्ज़ाम हुआ तो उससे कुछ हमें पता चला, क्योंकि एएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 6 दिसंबर को हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो उससे कुछ आइडियाज़ लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी एग्ज़ाम हो, बट अभी भी कुछ श्योर नहीं था। तो इस तरह से जो बहुत सारे बच्चे थे वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हो सकता है कि ना करवाए एग्ज़ाम। तो इसलिए अगर जिन बच्चों ने पेपर की तैयारी की भी थी तो उन्होंने फर्स्ट पेपर की तैयारी की थी, ओके। फर्स्ट पेपर की अपनी तैयारी करके चल रहे थे, सबसे पहली चीज़ ये होगी। एंड सेकंड पेपर में जनरली कुछ ही बच्चे रहे होंगे जो फोकस कर रहे थे सेकंड पेपर में, बट जो फर्स्ट पेपर की तैयारी मान लो अच्छी चल रही थी। अब थोड़ा सा हम लोग आइडिया देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर में जैसा कि पता ही था कि इसमें से हमारे 4 सेक्शंस थे, ठीक है। 4 सेक्शन थे जो कि हमारे रिटन एग्जाम का, अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें जैसा कि 4 सेक्शन था आपका, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में चूँकि आपकी मैथ थी, मैथ की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। एंड सेकंड पेपर आपका हिंदी था, हिंदी और इंग्लिश में एक ही करना था, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में एक ही क्वेश्चन करने थे, ठीक है। एंड जो थर्ड थी वो आपकी जीएस थी एंड जीके थी। और जो आपका चौथा सेक्शन था वो आपका पता ही होगा कि जो चौथा सेक्शन था वो रीजनिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से अब सबसे पहले दोस्तों क्या था कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या थे कि 25 क्वेश्चन आने थे, बट 25 क्वेश्चन इसमें आने थे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सब में फोकस करके चला था कि चलो ठीक है, यानी कि 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं सब सेक्शन से, तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी एक प्रिपरेशन चल रही थी। हिंदी इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों ने अपना इसमें ऑप्शन भी चूज कर लिया था कि जिनको हिंदी करना था उन्होंने हिंदी किया, जिनको इंग्लिश करना था उन्होंने इंग्लिश किया। बट दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब पेपर में देखा गया तो वहाँ पे अगर इनका जो वेटेज देखा गया तो वहाँ पे वेटेज जो था वो मैथ का ज़्यादा निकल के आया। तो 40% जो वहाँ पे ओनली मैथ पूछी गई थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि सब सारे बच्चों ने प्रिपरेशन करके चला था, सबके एवरेज लेके चले थे कि भाई 20-25% के रेशियो से आएंगे, तो उन्होंने सब पे आराम से फोकस इक्वल किया, बट वहाँ पे हुआ भी नहीं। वहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के मिलते हैं, और मैथमेटिक्स में वो भी नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं थी, मैथमेटिक्स भी क्या थी, नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं थी। और उनका जब 40 क्वेश्चन था, भाई 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आए, ठीक है। मैथमेटिक्स बाद वो नॉर्मल मैथ भी नहीं थी, वो एक टफ क्लास की मैथ थी, कैलकुलेटिव मैथ थी। इसलिए क्या हुए कि बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। छूटने का मतलब क्या, थोड़ा से लेंदी क्वेश्चन थे, भाई क्वेश्चन को पढ़ने में हम लोगों का टाइम ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट रिटन एग्जाम के स्कोर पे ज़रूर पड़ता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम लोगों ने पीएचडी से लेकर हम लोग सेकंड फेज की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कटाव पे पड़ा। टाइम भले ही 120 मिनट का था, 100 क्वेश्चन थे, बट वही जो 120 मिनट्स हमें ज़्यादा लग रहे थे, उन्हीं में से जो मैथ के क्वेश्चन थे, मैथ के 40 क्वेश्चन ने बहुत सारा टाइम ले लिया। और इसके बाद हम लोग अगर हिंदी की बात करते हैं, थोड़ा से जो रीजनिंग थी, रीजनिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं चारों सेक्शन में कि क्वेश्चन का लेवल क्या था कि ये, ठीक है। अगर हम लोग वहीं पर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन था वो आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे, यानी कि सब बना ले रहे थे, ठीक है, सब लोग बना ले रहे थे क्वेश्चन। अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी भी दोस्तों कुछ इजी नहीं थी, ठीक है। हिंदी भी कुछ इजी नहीं थी, कुछ परसेंट इजी थी, बट हम लोग कह सकते हैं ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल की थी। आप इसे इजी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, आप लोगों को भी पता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे थे, क्योंकि विलोम शब्द वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछते, इनडायरेक्टली क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के पूछे गए थे। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, भाई हिंदी इंग्लिश इसमें दोनों आ गया, भाई जिन मैं हिंदी की बात करूँ क्योंकि मैंने खुद ही हिंदी अटेम्प्ट की थी। और इसके बाद मैथ तो आपको पता ही होगा,
मैथ को हम लोग इजी नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई मैथ में आपको अगर देखा जाए 40 क्वेश्चन के वेटेज में, तो अगर 40 क्वेश्चन में 5 से 6 ही परसेंट क्वेश्चन थे, यानी कि 5 से 6 ही क्वेश्चन जो थे वो ठीक ठाक लेवल के थे, बाकी 35 क्वेश्चन सब कैलकुलेटिव मैथ के थे। तो इस तरह से मैथ टफ हो गई। और वहाँ पे अगर जीएस की बात करते हैं तो जीएस को बोल सकते हो आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थी। इस तरह से दोस्तों की जो भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम्स तो मैथमेटिक्स में होगी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि 40 क्वेश्चन आ गए। वहाँ पे 40 क्वेश्चन देख के और फिर 40 क्वेश्चन आने के बावजूद भी उनका जो स्टैंडर्ड था वो भी कुछ थोड़ा से ईजी नहीं था, वो भी थोड़ा से हार्ड लेवल का स्टैंडर्ड उन्होंने डाल दिया था। तो आई होप ये चीज़ें तो जस्ट हम थोड़े से क्वेश्चन के पैटर्न की बात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि थोड़ा से इसका जो थर्ड स्टेज में जाने के लिए, आई मीन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज में जो कि पेट एंड पीएचटी था, सेकंड में आपका रिटन एग्जाम था, और जो थर्ड फेज के अंदर वो था, वो क्या था, स्किल टेस्ट। ठीक, स्किल टेस्ट मतलब कि जो थर्ड फेज में जो होने वाली है वो हम लोगों का क्या हल कराए जा रहे हैं, जो थर्ड फेज, ठीक है। इसमें जो था स्किल टेस्ट आई मीन टाइपिंग, ठीक है। तो दोस्तों अब जो कि थर्ड फेज करवाने वाला है, ठीक है, आपकी आंसर की भी आ गई है। आंसर की में बहुत सारे लोगों ने जो भी अपनी क्वेश्चंस को मिला भी लिया, जिन लोगों को जो भी सेट था, ठीक है, उनके क्वेश्चन से भी आए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि थर्ड स्टेज में जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, और उन रिक्वायरमेंट में क्या हम लोग उन रिक्वायरमेंट को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। किसी में प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ थोड़े में प्रॉब्लम्स हो गई, किसी में बहुत ज़्यादा से डिफरेंस हो गया, कुछ में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो हम लोग थोड़ा से बात करने वाले हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट थी, पहले हम देखते हैं कि जो एसएसबी की रिक्वायरमेंट क्या थी, कि आपको स्किल टेस्ट जो कि नेक्स्ट स्टेज था रिटर्न के बाद, उसमें पहुंचने के लिए एसएसबी की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो थोड़ा सा हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट थी एसएसबी के जो स्किल टेस्ट के लिए, वो क्या थी। उसमें देखो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जैसा कि हम लोगों को पता है। यूआर एंड ओबीसी कैटेगरी को एक में रख दिया गया है, एंड एससी एसटी कैटेगरी को एक में, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको एक में रख दिया गया था, ठीक है। जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, 50% आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर 50% से मार्क्स कम होंगे तो कॉपी चेक ही नहीं होगी। सेकंड पेपर में आपके कितने भी मार्क्स होंगे उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अगर फर्स्ट पेपर में 50% मार्क्स नहीं है तो कॉपी चेक ही नहीं होना, काम खत्म, वो तो पहले से ही काम खत्म। एंड वहीं पे एससी एसटी की बात करें कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो थी 45%। आई मीन एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 45 मार्क्स फर्स्ट पेपर में लाना कंपलसरी ही होगा। एंड जनरल ओबीसी के लिए 50% एंड एससी एसटी के लिए 45%। ये तो होगी उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपकी इतने परसेंट है तभी आपकी सेकंड कॉपी चेक होगी। सेकंड कॉपी में भी जैसा कि हम लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, सेकंड जो पेपर हमारा क्या था, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर था, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर था। उसमें क्या थी रिक्वायरमेंट कि जो यूआर कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट जो रिक्वायरमेंट है वो 50% है। एंड वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं ओके, वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो एससी एंड एसटी कैंडिडेट की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी थी, 45%, ओके। तो दोस्तों ये तो रही बात, सिंपल से एक नॉर्मली बात थी कि इतने हमें लाना ही था सेकंड पेपर में। बट ये था कि अगर फर्स्ट पेपर में हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, आई मीन मान लो 50% एंड 40% हम लोगों ने ला दिया, एंड सेकंड पेपर में भी हमने 50% एंड 40% ला दिया, तब आपको थर्ड फेज के लिए क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड फेज के लिए क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, आई मीन स्किल टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ थोड़ा से फर्स्ट फेज से लेके स्किल टेस्ट फेज तक जाने की कुछ रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम लोग चलते हैं सबके जो डाउट्स इस समय बन रहे हैं, जो कि सबसे बड़े डाउट्स बन रहे हैं कि सर क्या हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे इस समय डाउट्स चल रहे हैं, ओके फ्रेंड। तो अब हम लोग सबके डाउट्स में क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला डाउट्स ये है कि क्या जो 49 मार्क्स हैं जिन कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी से, जिन कैंडिडेट जनरल एंड ओबीसी
जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के 49 मार्क्स हैं, क्या उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा? एंड जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या जो एससी एंड एसटी कैंडिडेट के जिनके 44% हैं, क्या उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जैसा कि हम लोगों की आंसर की आई है, और आंसर की में जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे, जैसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है एंड एक हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में उनमें डाउट है, क्योंकि जिनमें आंसर आ रहा था 223 आंसर आ रहा था, बस आंसर की में 223 नहीं माना। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जिनके 49 एंड 44 हैं तो इसमें मार्क्स आपको मिलने ही हैं, क्योंकि इसकी रिवाइज आंसर की, जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि रिवाइज आंसर की जल्द ही आएगी, और उस रिवाइज आंसर की में सभी उन कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलने वाला है जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं 1-8% कम है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन कैंडिडेट्स के -1 या -2 मार्क्स, जिन कैंडिडेट्स के जैसे 50% हैं, यानी कि जिनके 49 रह गए हैं या 48 मार्क्स रह गए हैं, 49 या 48 मार्क्स से जिन कैंडिडेट का रह गया है, तो दोस्तों वो बिल्कुल परेशान ना हो। ओके, उन्हें बिल्कुल परेशान होना ही नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उनका होने की प्रबल संभावना इसलिए है क्योंकि भाई रिवाइज आंसर की में जो क्वेश्चन गलत हैं उनको सभी को मार्क्स मिलने वाले हैं। जिन लोगों ने रेड दायर कर दी है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया बट उन्होंने आंसर अपनी OMR सीट में आंसर सही उन्होंने टिक किया था या आंसर को सही से उन्होंने ब्लैक किया था, तो उनको तो मार्क्स प्लस पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला। तो इस तरह से दोस्तों आपके एक डाउट से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको लगे रहना चाहिए आपकी अपनी टाइपिंग पे, आप इस समय आपको फोकस करना ही चाहिए, ठीक है। और रही सेकंड पेपर में, और दोस्तों बहुत सारी इस समय र्यूमर्स भी चल रही कि किसी के कैंडिडेट के 65 हैं, किसी की 71 हैं। तो दोस्तों उनसे आपको ये मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये 2 फेज हुए हैं इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि जिस कैंडिडेट्स के फर्स्ट पेपर में 75 हैं उसके सेकंड पेपर में वो 75 ही होंगे, या जिस कैंडिडेट के फर्स्ट पेपर में 75 हैं वो कैंडिडेट सेकंड पेपर में पास होगा। तो सबसे पहले आपको ये अपने दिमाग से हटा देना है, ठीक है। ये अपने दिमाग से हटा देना है कि कोई ये कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट पेपर में अगर किसी कैंडिडेट के 75 हैं तो सेकंड पेपर में उसके 75 ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको दिमाग से सबसे पहले ये आपको दिमाग से इरेज कर देना है, ठीक है। और क्या होगा, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला दोस्तों वो क्या है कि टाइपिंग के लिए किसे बुलाया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग के लिए किसे बुलाया जाएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबके बच्चों के दिमाग में इस समय आ रहा है कि टाइपिंग के लिए किसे बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइपिंग के लिए उन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है, जिन्होंने अपनी जो पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली, 50% फर्स्ट पेपर एंड 50% सेकंड, उन लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप बिल्कुल से निश्चिंत रहें, और जिनके मार्क्स 49 हैं वो लोग भी बिल्कुल से निश्चिंत रहें, क्योंकि भाई उनको भी बिल्कुल से निश्चिंत रहें, क्योंकि भाई उनकी भी यहाँ पे हेल्प होने वाली है। हेल्प होने वाली मतलब उनको मौका मिलने वाला है। तो आप इस तरह से बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। आप बिल्कुल वहाँ पे परेशान नहीं होना है, उनको भी मौका मिलेगा, ठीक है। 44 वालों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि रिवाइज आंसर की में उनके मार्क्स बढ़े मिलेंगे, ठीक है। एंड टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैं फर्स्ट में पास हूँ तो सेकंड में पास होंगे, तो जैसा कि ये डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया अभी। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है कि बचे समय में टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। अगर जिन लोगों ने इन रिक्वायरमेंट को पूरी कर दिए तो उनको बचे समय में, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम तो मिलना नहीं, रिजल्ट से ओनली 15 डेज का आप टाइम लेके चलिए। तो अगर इस टाइम हम देखें तो इस टाइम हमें जो कंप्लीट टाइम, आप ये मान के चलो कि आप 30 से 40 डेज आपके पास टाइम सेफ है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है। 30 से 40 डेज आपके पास टाइम सेफ है, ठीक है। अब क्या है कि जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं वो क्या करें, ठीक है। तो मैं दोस्तों ये भी बताऊं कि जो 30 से 40 डेज होते हैं ये आपका टाइम बहुत इनफ है, ठीक है। आप चाहें तो 15 डेज में ओनली, जो आपकी जो 15 डेज में आप आराम से 15 टू
50 टू 20 वर्ड पर मिनट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उन कैंडिडेट की बात करता हूँ क्योंकि हो सकता है इस समय किसी कैंडिडेट की 30 वर्ड पर मिनट हो स्पीड, इस समय जो प्रेजेंट वो स्पीड हो, एंड किसी की हो सकती है 35 ही हो। तो दोस्तों हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 35 वर्ड पर मिनट की रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं है वो क्या करें। ठीक है, जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो वो क्या करें। तो जैसा कि कल मैंने कुछ मैसेज भी डाला था, उसमें मैंने कुछ क्लियर भी किया था। तो जिनकी मान लो कि टाइपिंग स्पीड नहीं, वो क्या करें। जिनको मान लो कि जीरो से स्टार्ट करना है तो वो क्या करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले वो डायरेक्ट किसी सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाके ना प्रैक्टिस करें। ठीक है, किसी डायरेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे प्रयोग ना करें, उनको यूज करना चाहिए MS वर्ड। उनको MS वर्ड पे जाके इस समय प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अभी तो इनफ टाइम है, अभी बताया ना कि 30 से 40 डेज आपके पास टाइम सेफ है, तो कोशिश करिए आप कम से कम 1 वीक आप MS वर्ड पे ही प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 1 वीक आप MS वर्ड पे ही प्रैक्टिस करिए। ठीक है, MS वर्ड पे आपको प्रैक्टिस करना है, और वहाँ पे सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट सीखना है। अल्फ़ाबेट आपको वहाँ पे सबसे पहले आपको सीखना है। अल्फ़ाबेट की रिक्वायरमेंट सबसे पहले दी जाती है, अल्फ़ाबेट आप वहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप 1 वीक अपने MS वर्ड पे आप वर्क करिए, और इसके बाद ही किसी आप सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करिएगा। फिर देखिए ऐसा नहीं, आपके पास इनफ टाइम है, आपका अगर करने का जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई इनफ चीज़ नहीं, 35 वर्ड पर मिनट की रिक्वायरमेंट है, कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 35 वर्ड ही है, कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके पास अभी इनफ है। अगर डेली आप 1 वर्ड की भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं है, आराम से आप 35 वर्ड पर मिनट कर सकते हैं। ठीक है, विद एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट आप कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ें ये आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा जिनके पास बहुत सारी इस तरह के डाउट्स चल रहे हैं कि नहीं अगला इंसान ये कह रहा है कि नहीं इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने यही कोशिश किया कि सब तरह के डाउट्स आपके क्लियर कर दूँ। बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि कोई कह रहा है 60+ जाएगा, कोई कह रहा था 70+ जाएगा, तो सबकी अपनी अपनी थोड़ा से सोचने का अपना एक तरीका है। ठीक है, हम लोगों ने सही से एनालिसिस करके, जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, मैंने सब एनालिसिस किया है, और एनालिसिस करने के बाद ही ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको तैयारी पे लग जाना है, स्किल टेस्ट पे फोकस करना है। भाई होगा तो अच्छा ही है, नहीं नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो आपको प्लस पॉइंट रहेगा। अगर यही चीज़ सोच के कि भाई नहीं होगा मेरा, मैं स्किल टेस्ट नहीं करूँ, मैं टाइपिंग पे फोकस नहीं करूँ, तो वो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम्स में हमें डालेंगे जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं। क्योंकि देखो अभी रिसेंटली में CRPF SCM की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचना, बस आपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है SSB की कि मेरे 50% मार्क्स है, तो आपको ये श्योर लेके चलना चाहिए कि मैं स्किल टेस्ट के लिए मुझे जाना है। ठीक है, और दोस्तों मैं और नेक्स्ट वीडियो आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, क्योंकि अब मैं ये चाहता हूँ कि जिन बच्चों क्वालिफाइड हैं फर्स्ट पेपर में एंड सेकेंड पेपर में, तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ टाइपिंग एक ऐसा मटेरियल दिया जाए, कुछ एक टाइपिंग के ऐसे गाइडेंस दिया जाए, ताकि हम अपनी जो बचे हुए टाइम में हम लोग अपनी टाइपिंग की स्पीड को कैसे तेज़ी से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास, जो कि मेरे पास खुद मेरा पर्सनल है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कुछ लोग, मेरी स्पीड भी अच्छी खासी, ऐसा नहीं, मैंने 3 से 4 मंथ में अपनी स्पीड 50 वर्ड PM से मैंने 80+ आई मीन 80 वर्ड पर मिनट प्लस मैंने इंक्रीज की है। वो भी कुछ एक्सपीरियंस के माध्यम से, कुछ सेल्फ जो प्रैक्टिस के माध्यम से, कुछ एक अलग वे के माध्यम से। तो दोस्तों इस तरह का आपको सजेशन चाहिए, कुछ ऐसी गाइडेंस चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज करिएगा, ताकि मैं आपको एक वीडियो बना सकूं, एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं टाइपिंग को लेके। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। तब के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू अगेन।